सुधीर कुमार फॉर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 9वीं एवं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का आरंभ। यह कक्षाएं यूट्यूब पर उपलब्ध रहेंगी और इस चैनल पर आप गणित की कक्षाएं ले सकेंगे। आपके सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कक्षा 9वीं प्रश्नावली 4.1 व 4.2 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में आइए क्रमशः जानते हैं कि चर क्या होते हैं, समीकरण कैसे बनता है। सबसे पहले देखिए चर जिसमें परिवर्तन हो सकता है, x, y, z, p, q, r इत्यादि। इन सभी का मान हर समय एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है प्रश्न और स्थिति के अनुसार, इसलिए इनको हम चर कहते हैं। अचर जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, 1, 2, घटा 5, 2.5 इत्यादि, ये सभी संख्याएं हैं। इनके मान में कभी भी कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है, इसलिए हम इनको अचर कहते हैं। समीकरण। अब देखिए समीकरण क्या है। समीकरण वह गणितीय अवस्था है, स्थिति है, जिसमें हम अचर व चरों के बीच संबंध स्थापित कर किसी स्थिति को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए माना दो संख्याओं का योग 10 है, तो इस स्थिति को हम x जमा y बराबर है 10 लिख सकते हैं, जहाँ पर x और y वे दो संख्याएं हैं जिनका योग 10 है। तो यहाँ पर हमने चर और अचरों का सहारा लिया है। अब रैखिक क्या होता है? रैखिक का अर्थ होता है एक घात वाला। एक घात वाला कोई भी समीकरण होता है उसको हम रैखिक समीकरण कहेंगे। अब हम अपने सही अर्थों में चलते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऐसे समीकरण जिनकी घात एक हो और जिसमें दो चर हो। अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण से अभिप्राय है एक घात वाला दो चरों का रैखिक समीकरण। उपरोक्त समीकरण जो x जमा y बराबर 10 है, उसी प्रकार का समीकरण। आप इसमें देखिए x और y दोनों की घात एक है और ये एक स्थिति को प्रकट करता है, इसलिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम अलग अलग रूप से लिख सकते हैं। इसका सामान्य रूप जो ज़्यादातर लिखा जाता है वो है ax जमा by बराबर है c, जहाँ पर x और y चर है, वो जो दो चर हैं x और y दो चर हैं और a, b व c अचर हैं। कभी कभी सामान्य रूप निम्न प्रकार से भी लिखे जा सकते हैं और भी इनके दूसरे तरीके हैं, जैसे ax जमा by जमा c बराबर है 0। इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, जो उधर का c है इसको इधर ले आए तो इसको इधर प्लस सी लिखें या माइनस सी लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो रूप समझा जाता है ax जमा by जमा c बराबर है 0, अर्थात यह इस तरह का रूप होगा कि पहले x के साथ उसका गुणांक होगा a, प्लस y के साथ उसका गुणांक होगा b और प्लस एक अचर होगा c और बराबर है 0। वह एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण होगा। इसका एक तीसरा रूप वो भी है जो आगे कक्षाओं में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। y बराबर है mx जमा में c, जहाँ पर y और x चर हैं और m और c अचर हैं। इसके बारे में विस्तार से आप आगे के कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो आप सिर्फ ये देखिए कि प्रत्येक दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम इस रूप में लिख सकते हैं, चाहे ax जमा by बराबर है c में लिखिए या ax जमा by जमा c बराबर है 0 के रूप में लिखिए। जैसे यहाँ पर हमने जैसे समीकरण 2x जमा y बराबर है -1, ऐसा समीकरण है जो ax जमा by बराबर है c के रूप में लिखा हुआ है। ध्यान से देखें तो इसमें a का मान 2, b का मान 1 और c का मान -1 है। तो इस प्रकार हम समीकरणों को ax जमा by बराबर है c या ax जमा by जमा c बराबर है 0 के रूप में लिख सकते हैं। इसी समीकरण को जैसे 2x जमा y बराबर है घटा 1 है, ये ax जमा by बराबर है c का रूप है।
यदि इसी माइनस 2x जमा वाई बराबर है घटाए 1 में घटाए को हम दाईं तरफ लेकर के जाते हैं तो ये बन जाता है 2x जमा 1, 2x जमा वाई जमा 1 बराबर है 0। तो वो ax जमा by जमा c बराबर है 0 का रूप होगा। आइए इसके बारे में कुछ और विस्तार से पढ़ेंगे जब हम जैसे जैसे हम अपने प्रश्नावली के अलग अलग प्रश्न हल करते जाएंगे। प्रश्नावली 4.1 प्रश्न संख्या 1। एक नोटबुक की कीमत एक कलम से 2 गुनी है, अर्थात यदि नोटबुक की कीमत हम देखते हैं तो कलम से 2 गुनी निकलती है। यानी आप कलम की कीमत यदि 5 रुपए की लगाते हैं तो नोटबुक की कीमत उससे 2 गुनी अर्थात 10 रुपए है। अब इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो हमें पता है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में 2 चर चाहिए होंगे। तो सबसे पहले वो 2 चर लेते हैं। तो माना एक कलम की कीमत हम मानते x रुपए, ये हमने मान लिया पहला चर, x रुपए है कलम की कीमत। अब माना एक नोटबुक की कीमत है y रुपए, ये हमारा हो गया दूसरा चर। अब ये स्थिति देखिए, स्थिति क्या कहती है कि नोटबुक की कीमत कलम से 2 गुनी है। ये हमारी स्थिति है, गणितीय स्थिति है। अब इसको हम समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? तो प्रश्नानुसार हम लिखते हैं नोटबुक की कीमत बराबर है 2 गुणा में 1 कलम की कीमत। अब देखिए नोटबुक की कीमत है अर्थात x बराबर है 2 गुणा में कलम की कीमत है y। तो ये हमारी समीकरण बनी x बराबर है 2y। तो इस प्रकार जो आप आसानी से समीकरण बना सकते हैं। अब इसी समीकरण का हमने रूप बदला, x बराबर है 2y में 2y को दाईं तरफ लेकर के आए, x घटा 2y बराबर है 0। तो ये ax जमा by बराबर है c का रूप हो गया। तो यह एक हमारी समीकरण बन गई। प्रश्नावली 4.1 प्रश्न संख्या 2 दूसरा भाग एवं 8वां भाग। इनमें यह कहा गया है कि अलग अलग समीकरण दे रखी हैं और उनको हमें ax जमा by जमा c के रूप में लिखना है। ax जमा by जमा c बराबर है 0 के रूप में। तो सबसे पहले दूसरे भाग में देखिए x घटा y बटे 5 घटा 10 बराबर है 0। तो x का गुणांक है 1 अर्थात 1x, y बटे 5, यहाँ पर y का गुणांक है -1/5, -1/5y, और c की जगह है -10 बराबर है 0। तो जब हम इसको ax जमा by जमा c के रूप में देखते हैं तो इसमें a का मान आएगा हमारा 1, b का मान -1/5 और c का मान -10। तो इन स्थितियों से हम अलग अलग मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार एक दूसरी समीकरण दे रखी है 5 बराबर है 2x। हम 2x को इधर लेके जाते हैं, -2x प्लस 5 बराबर है 0। हम देख रहे हैं कि इसमें दूसरा चर नहीं है, लेकिन यह अदृश्य है। यदि इसको हम 2 चरों के रूप में लिखें तो दूसरा चर y मान लेते हैं, और क्योंकि वो यहाँ पर नहीं दर्शाया गया है, क्यों नहीं दर्शाया गया है? क्योंकि उसका गुणांक 0 है। 0y का मतलब 0 है, इसलिए ये यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम इसको ax जमा by जमा c बराबर है 0 के रूप में लिखना चाहते हैं तो हमें y को गुणांक सहित लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब हम इसको ax जमा by जमा c से तुलना करते हैं तो a का मान -2, b का मान 0 और c का मान 5 आता है। तो इस प्रकार हम किसी भी समीकरण को ax जमा by जमा c बराबर है 0 के रूप में लिख सकते हैं यदि वह 2 चरों वाली रैखिक समीकरण है, और उसमें हम a, b व c के मान भी बता सकते हैं। प्रश्नावली 4.2 प्रश्न संख्या 1 y बराबर है 3x जमा 5। ये एक समीकरण दे रखी है और हमसे यह पूछा गया है कि इस समीकरण के आप कितने हल निकाल सकते हैं। तो हल निकालने के लिए हम देखते हैं कि y और x के मान परिवर्तनीय हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन 3 और 5 परिवर्तन नहीं हो सकते। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसको ax जमा by बराबर है c के रूप में लिख सकते हैं। 3x को इधर ले आइए, -3x जमा y बराबर है 5। अब देखिए हम x का कोई एक मान रखते हैं,
कोई शर्त सिर्फ यही है कि x को घटा 3 से गुणा करेंगे, x को घटा 3 से गुणा करेंगे और उसमें y जोड़ेंगे तो 5 आना चाहिए। तो हम x का कोई एक मान मानते हैं। जब x बराबर है 0 हो तो यह मान समीकरण में रखने पर हमने घटा 3 और x की जगह रख दिया 0 जमा y बराबर है 5। घटा 3 गुणा में 0 0 से प्राप्त होता है, यानी y बराबर है 5। यानी x का मान 0 रखा तो हमने y का मान 5 आया। इसी प्रकार हम x और y के मान रख करके अनेक हल निकाल सकते हैं। x का 1 रखेंगे y का 8 मान आ जाएगा, x का 2 रखेंगे y का 11 आ जाएगा। अलग अलग मान रखते जाएंगे। इस प्रकार x के प्रत्येक एक मान के लिए y के बहुत सारे मान आएंगे। अर्थात यह 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। इसमें x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित मान होगा और इसके विलोमतः भी y के प्रत्येक मान के लिए x का एक निश्चित मान होगा। इसलिए इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है। यहाँ पर आप यह समझ लीजिए कि 2 चरों वाली कोई भी रैखिक समीकरण हो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। प्रश्नावली 4.2 प्रश्न संख्या 2 दूसरा भाग। समीकरण दे रखी है पाई एक्स जमा वाई बराबर है 9। हमने इससे पहले प्रश्न में देखा कि अनेक हल हो सकते हैं, तो इसमें यह कहा गया कि कोई इनके 4 हल निकालिए। तो हम पहला हल निकालते हैं। x का मान 0 रखते हैं। ए एक्स जमा बी वाई बराबर है c का रूप पहले दे रखा है तो x की जगह 0 रखा। पाई गुना 0 0 होता है, इसलिए y बराबर है 9 आया। तो हम नीचे एक सारिणी बना लेते हैं। x के मान 0 रखा तो y का मान 9 आया। इसी प्रकार दूसरी स्थिति देखते हैं। x का मान 1 रखते हैं। x का मान 1 समीकरण में रखने पर पाई गुणा में x की जगह 1 जमा y बराबर है 9। इससे प्राप्त होगा पाई गुणा 1 1 पाई। 1 पाई को उधर ले जाइए तो 9 घटा 1 पाई, यानी y का मान आ जाएगा 9 घटा पाई। यानी x का मान जब हमने 1 रखा तो y का मान आया 9 घटा पाई। इसी प्रकार जब x बराबर हम 2 रखते हैं, x बराबर है 2 समीकरण में रखने पर पाई गुणा में 2 जमा y बराबर है 9, अर्थात इससे प्राप्त होगा y बराबर है 9 घटा 2 पाई। यानी x का मान 2 है तो y का मान है 9 घटा 2 पाई। इसी प्रकार जब हम x का मान -1 रखते हैं तो पाई गुणा में -1 यानी माइनस पाई, इसको उधर ले जाएंगे प्लस पाई हो जाएगा, तो इससे प्राप्त होगा y बराबर है 9 जमा पाई। यानी x का मान -1 है तो y का मान 9 प्लस पाई है। तो इस प्रकार हम समीकरण में कोई भी एक मान न रख के दूसरा मान निकाल सकते हैं और इस प्रकार हम इन समीकरणों के हलों के युग्म प्राप्त करते हैं कि x के किसी मान के लिए y का कोई मान क्या होगा। प्रश्नावली 4.2 प्रश्न संख्या 3 चौथा भाग। दत्त समीकरण दी हुई है x घटा 2y बराबर है 4 और दत्त हल भी दे रखा है वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2। निर्देशांक ज्यामिति में आप पढ़ चुके हैं। ये पहला मान x होता है और दूसरा y होता है, अर्थात x का मान वर्गमूल 2 है और y का मान 4 वर्गमूल 2 है। हमें बताना है क्या ये मान इस समीकरण के मान है। यदि ये इस समीकरण के मान होंगे तो हम x और y के जब मान रखेंगे तो वही इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का अर्थ क्या है कि जब x का मान हम वर्गमूल 2 रखें और y का मान 4 वर्गमूल 2 रखें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी x घटा 2y का जो मान निकलेगा वो 4 के बराबर आना चाहिए। तो इनको हम समीकरण में रखते हैं। LHS बराबर है x घटा 2y, x का मान वर्गमूल 2 घटा 2 गुणा में y का मान 4 वर्गमूल 2 घटा बराबर है वर्गमूल 2 घटा 2 चौका 8 वर्गमूल 2। अब वर्गमूल 2 में से 8 वर्गमूल 2 जब हम घटाते हैं तो ये आ गया घटा 7 वर्गमूल 2। ये वर्गमूल वाली जो संख्याएं होती हैं ये रुपए पैसों की तरह घटती हैं यदि अंदर के वर्गमूल बराबर हों। तो यहाँ पर आप स्थिति देखिए, इसमें जो है स्पष्ट दे रखा है ये वर्गमूल 2 है, ये घटा 8 वर्गमूल 2 है, यानी 1 वर्गमूल 2 जमा का और 8 वर्गमूल 2 घटा का। तो आप इसको इस तरह से भी सीख सकते हैं कि 1 रुपया आपकी जेब में है जो प्लस है और -8 का मतलब 8 रुपए आपको देने हैं। तो आपको जब 8 रुपए देने और आपकी पॉकेट में 1 ही रुपया है तो आप 1 रुपया देंगे और 7 रुपए देने बच जाएंगे, क्योंकि देने बचेंगे तो आएंगे माइनस के, यानी -7 और रुपए की जगह आ जाएगा वर्गमूल 2। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आई -7 वर्गमूल 2।
जबकि राइट हैंड साइड है हमारी 4। अतः LHS और RHS बराबर नहीं है, अतः दिया हुआ हल इस समीकरण का हल नहीं है। प्रश्नावली 4.2 प्रश्न संख्या 4। इसमें यह दे रखा है, एक समीकरण दे रखी है, दत्त समीकरण 2x + 3y बराबर है k। इसमें कहता है कि दत्त हल है x बराबर है 2 और y बराबर है 1। इस समीकरण के मान है और हमें इन मानों की सहायता से k का मान निकालना है। जब ये इस समीकरण के मान है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो इस समीकरण में हम सीधे मान रखते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही रहेगी, क्योंकि ये पहले इसके हल दे रखे हैं, इसलिए अलग अलग सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 2 गुणा में x का मान 2 और जमा 3 गुणा में y का मान 1। 2 दूनी 4 जमा 3 एकम 3 बराबर है k, 4 3 7 बराबर है k, अतः k बराबर है 7। तो इस प्रकार आप जो है k का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ जो है ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। और गृह कार्य आप कैसे करेंगे? सबसे पहले सर्वप्रथम रैखिक समीकरणों के बारे में अच्छे से पढ़ें, और इनके बारे में पढ़ने से पहले निर्देशांक ज्यामिति का अध्याय बहुत अच्छे से कर लें, जिसकी वीडियो मैंने इससे पहले बनाई थी। आप उसको अच्छे से करें, उससे आपको रैखिक समीकरणों के बारे में एक क्लियर कट आइडिया होगा कि रैखिक समीकरण है क्या। उसी में आप ये सीखोगे कि रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो उसी के हिसाब से अब आप जो है इस प्रश्नावलियों को, जो चौथे अध्याय के प्रश्नावली, उनको अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले रैखिक समीकरणों के बारे में अच्छे से पढ़ें। तत्पश्चात उदाहरणों की सहायता से प्रश्नावली 4.1 व 4.2 हल करें। किसी भी समस्या के लिए उदाहरण देखें अथवा अपने अध्यापक से